हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। चिल्लम चोट मचाए दियो जब से हैं कि सर ग्रेविटेशन कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो। ले आए ग्रेविटेशन, गुरुत्वा आकर्षण। इस आकर्षण में हम इस तरीके से आकर्षित होंगे कि एक एक न्यूमेरिकल्स को बढ़िया तरीके से फोड़ेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके पेच भी ढीले नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप गुरुत्वाकर्षण को बढ़िया तरीके से पढ़ते हो तो ये गुरुत्वाकर्षण जैसा यहां पर है क्लास 11th में, लगभग ऐसा ही क्लास 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, स्थिर वैद्युतिकी। तो आप यहां पर इसको पढ़ सकते हो और क्लास 12th में उसको पढ़ सकते हो। और जिन लोगों को दोनों पढ़ने हैं, पढ़ने तो पड़ेंगे ही कंपटीशन में जो आते हैं, तो लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद होगा। आप जब इन चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे ना तो एक ही चैप्टर समझ के पढ़ना, देखो सारी चीजें लिंक करके हो जाएंगी। खैर, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सर बाद में आएगा, पहले गुरुत्वाकर्षण में फोकस करो आप, है ना, हमें आकर्षित कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकैती के गुरुत्वाकर्षण। आ जाओ आ जाओ। देखो देखो देखो, पहले तो बड़े ध्यान से सुनो। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत दिनों से खोज चल रही है, आर्यभट्ट के टाइम से। सबसे पहले आर्यभट्ट आते हैं, कुछ सूर्य पृथ्वी के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है ना। आर्यभट्ट की कुछ बातों का विश्लेषण करने के बाद, पढ़ने के बाद, फिर कुछ समय बाद निकोला कोपरनिकस आते हैं जो कि ग्रहों की गति के बारे में बताते हैं। उसके बाद टाइको ब्राहे नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि सूर्य तथा ग्रहों की स्थिति के बारे में बताते हैं एक प्रयोग से। ठीक है, करने के बाद बताते हैं। खैर, ये तीनों चीजें तो मैंने ऐसी रख दी नाम में जिससे तुम्हें हल्की सी हिस्ट्री पता चल जाए, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा नाम है इसाक न्यूटन, अपने न्यूटन चचा, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत कुछ बताया, जिन्होंने यूनिवर्सल लॉ दिया, यानी कि आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके ये लॉ दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम तथा सामान्य सिद्धांत जो हैं इससे रिलेटेड इन्होंने बताए। तो हमें इनकी ज्यादा चर्चा करनी है और इसी से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। तो अब ये तो समझ गए गुरुत्व का मतलब ग्रेविटी होता है। अब सर ग्रेविटी में आकर्षण कैसे आ गया? चलो 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 समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो बहुत आसान सी बात है, एक ये बॉल है, ये दूसरी बॉल है। प्यारे, ये दोनों बॉल एक दूसरे को खींच रही हैं। मास्टर भावड़ा हो गया है क्या? क्या पकलोली बातें कर रहे हो? ये दोनों बॉल तो कभी नहीं खींच रही एक दूसरे को। हाँ जी, मैं अपने सामने रखी हुई टेबल को खींच रहा हूं, ये डिजिटल बोर्ड मुझे अपनी ओर खींचना चाह रहा है। सब एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। तुम अपने पापा के पर्स में रखे हुए पैसे को अपनी ओर खींचना चाहते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम कहीं जॉब करोगे तो अपने मालिक के बटुए में से पैसे खींचना चाहोगे, उसे अच्छे से अच्छा काम करके दिखाओगे। तो ठीक है, तुम बड़े बिजनेसमैन हो जाओगे तो फिर तुम जो ग्राहक होते हैं, है ना, जो कंज्यूमर होते हैं, है ना, जो चीजों को आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उनकी जेब से पैसा खींचना चाहोगे। है ना। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, दुनिया में जो भी वस्तु है, वो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती। अब सर ये दिखता तो नहीं है अपनी नंगी आंखों से, चश्मा पहन ले तो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका खेल थोड़ा सा निराला है। देखो, हुआ क्या है, जब हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर रिसर्च की, जैसे कि सन पर, सन के इर्द गिर्द अर्थ, पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है। क्यों? क्योंकि सन अर्थ को अपनी ओर खींच के रखता है, बांध के रखता है। और इसीलिए ना तो पृथ्वी उधर जा रही है ना इधर आ रही है, ये सन इसे अपनी ओर खींच के रखता है। जैसे तुम रस्सी से कंकड़ घुमाते हो तो क्या करते हो? रस्सी में तनाव प्रोड्यूस कर देते हो, जिसकी वजह से वो कंकड़ बढ़िया तरीके से घूम पाता है। इसी तरीके से जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सन बहुत बड़ा है, विशाल का है सन, अर्थ बहुत बड़ी है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसका जो दूसरा नाम है वो हिंदी में जो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। क्यों मास्टर? ये दोनों चीजें बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट में तो बढ़िया फीलिंग आ रही है,
मून के अराउंड अर्थ बढ़िया तरीके से घूम रहा है, सॉरी, मून जो है पृथ्वी के आसपास चक्कर काटता है। क्यों काटता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, है ना। लेकिन मास्टर ये छोटे छोटे क्यों नहीं चक्कर काट रहे ऐसे, या ये एक दूसरे को अपनी ओर कैसे खींच रहे हैं, पता क्यों नहीं चल रहा? तो मैं बताऊंगा इस बारे में, अभी हम चर्चा करें। तो चलो, तो न्यूटन्स के कुछ नियम हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए पहले हमें दो पिंड लेने पड़ेंगे, ठीक है, दो पिंड, गोल पिंड ले लेते हैं समझने के लिए, है ना। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये मान लो इसका सेंटर है, ये मान लो इसका सेंटर। ध्यान से सुन, होता क्या है लाडले, न्यूटन ने जो बताया मैं उसी को दोहरा रहा हूं। एक यहाँ पे लाइन खींच दो, एक बढ़िया तरीके से लाइन खींचो। ये कहना चाह रहे थे न्यूटन साहब कि ये वाला पिंड इसे अपनी ओर खींचेगा ऐसे, ठीक है। इसे m1 बोला है, तो फोर्स ये दूसरा है, दूसरे पर किसकी वजह से? बल की वजह से। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दूसरे पर बल पहले की वजह से जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। अब जितने बल से ये इसको खींचना चाह रहा है, उतने ही बल से ये वाला पिंड इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। क्लास 9th में तो ये आपने बेसिक सी चीज पढ़ी होगी। अरे आप बोलोगे मास्टर बावड़ा हो गया है क्या, क्लास 9th किसने पढ़ी है? इसीलिए मैं बेसिक से बताऊंगा। तो दो चीजें एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहती हैं, लेकिन ये फील हमें हल्की वस्तुओं में नहीं महसूस होती। जब हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट देखने लग जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मार्स, मंगल ग्रह, ठीक है, ये सब देखने लग जाते हैं, तो इन बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट पर हमें ये फोर्स महसूस होता है। यहां पर भी बल लग रहा है, लेकिन ये बल इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि कभी महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। पर है तो सही, ऐसी चीज जो दिखती नहीं है वो भी है दुनिया में, पर हमें नहीं दिख रही, वो हमारी गलती है, किसी और को दिख रही होगी, ठीक है। तो अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन साहब का साफ साफ कहना था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसका जो बल है ग्रेविटेशन फोर्स, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो वस्तु पर, वस्तु जिनके बीच में हम ग्रेविटेशन फोर्स देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल देख रहे हैं, वो कितने भारी हैं, उनका द्रव्यमान क्या है, इसका मास m1 पर डिपेंड करता है, और दूसरी वस्तु m2 पर भी डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। और दूसरी चीज क्या बताई उन्होंने, बहुत बढ़िया बात बताई। मान लो ये r दूरी है ना, इसको मैं मैग्नेट से समझा देता हूं, तो मैं मैग्नेट से समझा देता हूं। देखो ये दो मैग्नेट हैं, दो मैग्नेट देखो, जैसे जैसे पास ला रहा हूं, पास ला रहा हूं, एक दूसरे की ओर खींची चली आ रही है, अपने आप खींची चली आई, क्योंकि मैं जितना ज्यादा इसे करीब रखूंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूर ले जाऊंगा तो ये अपनी आप खींची नहीं जाएगी, बल्कि जमीन पे गिर जाएगी, लेकिन जैसे जैसे पास लाऊंगा वो अपने आप उसकी तरफ खींची चली जाएगी और चिपक जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले जब दूर थी तो आर, इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा था, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा था, कम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया। इसी तरीके से हुआ क्या, इन्होंने भी सोचा कि भाई जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, न्यूटन का गुरुत्व का नियम, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है। अब इसमें ना डेरिवेशन वेरिएशन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन होती है। तुम सोचो कि इसका यार एक प्रूफ होगा बढ़िया अच्छा खासा, अरे चंपा चमेली ऐसा कुछ नहीं होता, है ना बंटी, है ना बबलू। इसका क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा, और जितना ज्यादा दूर होंगे उतना कम होगा। जब तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये समानुक्रमानुपाती है, ये व्युत व्युत अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। समझ गए ना आप। तो अब इन दोनों को मिला के हम कैसे लिख सकते हैं कि एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 m1 m2 और नीचे आएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप कहोगे वेरी नाइस मास्टर, दोनों को मिला के लिख दिया। अब आप ये तो जानते होंगे कि जब ये वाला चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है एफ जी। यहां से ये वाला चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है जी, जी ये हट गया। अब क्या बचा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर,
अब यार ये जी किस महान वस्तु का नाम है? ये जी जो है इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अंग्रेजी में, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। पहले ये समझो, जब हम इसका चिन्ह हटाते हैं तो जी का साइन आता है। और जो आकर्षण बल होता है, दो वस्तुओं का आकर्षण बल, आकर्षण मतलब एक दूसरे की ओर खींची चली जाती हैं जब ये दो वस्तुएं, तो वो जो फोर्स होता है वो माइनस में शो करते हैं। माइनस चिन्ह आएगा अपने आप आगे, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का चिन्ह क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का चिन्ह दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बता रहा है। क्या बता रहा है लाडले? दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण। ये लिखना बहुत जरूरी है, हाँ ठीक है, फील लेके समझेंगे। तो दो वस्तुओं के मध्य, जब भी माइनस का साइन आए ऐसे फोर्सेस में जहां दो वस्तुएं हों, m1 तथा m2 द्रव्यमान की, ठीक है, कोई भी हो, तो नेगेटिव साइन का मतलब है आकर्षण। अब चलो, ये फॉर्मूला आप समझ गए। ये अभी है ना मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, परिमाण निकालना है तो ऐसे लगा सकते हो। दिशा के बारे में और चर्चा करेंगे हम, गहन चर्चा, ठीक है। अब जी की बात समझ लेते हैं थोड़ी। जी को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, सब जगह इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान समान होता है। और ये मान किसने निकाला? प्रयोगशाला में जी का मान हेनरी कैंडविस ने निकाला। ये मैंने साइंटिस्ट का नाम इसीलिए लिखा है क्योंकि पूछ लेता है, आपके कंपटीशन में भी पूछ लेता है और ये बोर्ड में भी पूछ लेता है ना। सर 11th में बोर्ड नहीं होते, अबे लोकल पेपर तो होते हैं ना, ठीक है। तो प्रयोगशाला में जी का मान हेनरी कैंडविस ने निकाला। कौन से मेथड का इस्तेमाल करके निकाला? टॉर्सनल बैलेंस का इस्तेमाल करके निकाला, ठीक है। तो प्रयोग की सहायता से ज्ञात किया, टॉर्सनल बैलेंस की प्रयोग की सहायता से ज्ञात किया। साइंटिस्ट का नाम और किस मेथड से निकाला वो निकालना नहीं सीखेंगे, हमें डायरेक्ट याद कर लेना है, उतना ही काम है हमारा। तो जी का जो मान आया वो आया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कितना आया? इतना। अब तुम कहोगे कि मास्टर इसकी यूनिट तो लिख दे। एक फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। अब तुझे जी की यूनिट लिखनी है तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या पढ़ा तुमने? -G m1m2/r²। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इसकी ऐसा यूनिट लिखनी है, तो पहले यहाँ पे सोचो, ऐसा यूनिट ऑफ जी, यही लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ जी, जी का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। हिंदी में लिख लेना भाई, चलो बूझो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना। इधर आओ, तो फोर्स जी निकालना है तो r² का यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। m1 और m2 का यहाँ पे डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो होगा क्या? जी का यूनिट निकल आएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है बोलो? न्यूटन। इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है तो आर क्या है? डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान m1 m2, इसका यहाँ नीचे गुणा करोगे तो ये आएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये होता है इसका ऐसा यूनिट। तो जी का मान ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। कोई समस्या? तो ये जी का यूनिट आ गया। तो जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और भी होता है लंबा, हमें क्या करना, हमें ये याद करना है, स्टार मार्क कर लेना, कैलकुलेशन में यूज करना होता है, ठीक है। कितना कम है? 10⁻11, बहुत कम होता है, ये ऐसा यूनिट है। अच्छा, कोई इसका विमा सूत्र पूछ लेगा, डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा, तो कैसे बताओगे? विमा सूत्र बताओ, विमा सूत्र, यूनिट निकालना आ गई, न्यूटन। फोर्स, फोर्स की यूनिट, फोर्स का विमा सूत्र क्या होता है? जल्दी बोलो, mlt-2, याद करना होता है ये। मीटर स्क्वायर का क्या होगा? L2, ठीक है। किलोग्राम का क्या होगा? m2। काट पीट कर दो तो किसका विमा सूत्र आ गया? ये ग्रेविटेशन का, या फिर जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। कांस्टेंट का आया लाडले, ठीक है। m से m को साफ करेगा, सॉरी ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l l मिलके l3 हो जाएंगे भाई, t-2 पहले से ही है तो वो भी। तो ये विमा सूत्र आपको याद हो जाए अच्छी बात है, निकालना ही तो और अच्छी बात है। याद थोड़ा ही करना होता है, कितना याद करोगे, निकालना आना चाहिए। तो विमा सूत्र भी पता होना चाहिए, ओके।
आजा आजा आजा। तो ये जी की कहानी इतनी सी ही है। यहाँ पे ये देखो जी का मान कितना है। अब जब भी मैं दो वस्तुओं के बीच में फोर्स निकालूंगा, M1 M2 मान लो 10 किलो 10 किलो है, तो वो रख दी। आर क्या है, आर यहाँ पे चुपचाप लिख लो, आर क्या है, आर क्या है, दो वस्तुओं के मध्य दूरी, दो पिंडों के मध्य दूरी, ऐसे लिख लो, दो पिंडों के मध्य दूरी। M1 तथा M2 क्या है, द्रव्यमान, ये भी लिख लियो। और ये फॉर्मूला ना जवान पे चढ़ जाए। अब कैसे चढ़ जाए, एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मेरे मास्टर। ठीक है, आजा। अब क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। सदिश रूप में देखो, सदिश रूप में लिखने का तरीका सुनो। सदिश अगर आपने मेरे से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप समझ जाओगे। फॉर्मूला पहले तो चुपचाप ऐसे लिख लो, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता ही है। अब ध्यान से सुनना, ये M1 मास है, चुप तो चुप, ये M2 मास है। अब M2 वाला M1 खींचेगा, इधर की तरफ चलाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स किस पर लग रहा है, दूसरे पर। किसकी वजह से लिख रहा है, एक की वजह से। तो जिस पर लग रहा है वो पहले लिखो, F2 किसकी वजह से लग रहा है, एक की वजह से, ऐसे लिख सकते हैं। F21 का मतलब क्या है, यहाँ दूसरे पिंड पर, दूसरे पिंड पर पहले पिंड की, पिंड के कारण बल, के कारण बल। ये लाड़ेले एकदम मस्त है, एकदम मस्त है, झकास है। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये तो हो गया F21। अब F21 में अगर हम इसकी डायरेक्शन लिखें, तो इसकी जो डायरेक्शन है, देखो ये तो हो गया गैप R, ये हो जाएगा मान लो R21, ये क्या हो गया R21। ध्यान से सुनियो, अब R21 की डायरेक्शन कौन बताता है, R कैप, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश या इकाई सदिश, डायरेक्शन बताता है कि नहीं। तो वेक्टर रूप में अगर तुम लिखना चाह रहे हो तो इस R के ऊपर टोपी लगा दो। क्या लगा दो लाडले, R के ऊपर टोपी। सही है कि नहीं है। R के ऊपर यहाँ जब तुम टोपी लगाओगे तो फोर्स के ऊपर यहाँ पे फिर तीर आ जाएगा, क्योंकि हम इस फोर्स का वेक्टर रूप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर कई बार ऑप्शन में अगर आपको ऐसा सीन दिखता है कि क्या ये सही है, तो आप बोलोगे जी मास्टर बिल्कुल सही है। अब आर टोपी का फॉर्मूला अगर ओपन करना आता है तो ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और इसमें जो गैप है वो क्या है, आर का है, अपॉन आर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आर टोपी की जगह आ जाएगा आर कैप, आर सॉल्व करो, जी M1 M2 वेक्टर आर अपॉन आर क्यू, ऐसे भी लिख सकते। तो ये फोर्स आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर माइनस का साइन लगा हो तो भी अच्छी बात है, माइनस का साइन लगा हो तो भी अच्छी बात है, प्लस का साइन लगा हो तो एक बार ऑब्जर्वेशन वाली बात है। माइनस का साइन क्या बताता है, माइनस का साइन बताता है कि ये आकर्षित बल दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है। तो ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में आर के ऊपर कैप लगाए, आर के ऊपर कैप लगाए तो ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो प्यारे, इसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स इस पे लग रहा है, तो क्या लिख सकते हो, F12। अब F12 के लिए फिर से यही प्रक्रिया चलाओ, तो यहाँ पे तो हो जाएगा मान लो R21 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 R21, और F21 के लिए लिखोगे तो वो सही है, लेकिन F12 के लिए लिखोगे तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा। तो ऐसे करके किताबों में लिखा रहता है, उसे मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं तुमसे बस ये कहूंगा कि जो यहाँ आर कैप है ना, ये दिशा बताती है। क्या बताती है, दिशा। जहां दिशा बता दी वही चीज क्या है, सदिश रूप। तो फोर्स को हम सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई बार आप आर क्यू देख के घबरा मत जाना। आर क्यू कैसे आया, इस एकांक सदिश के सूत्र, बस ये सिखाना चाह रहा था मैं, एकांक सदिश। ठीक है, अब सुनो, गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे कि पहली बात लिखी है कि ये आकर्षण होता है, हमेशा हमेशा आकर्षण होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा है जिसमें हमेशा आकर्षण होता है। मैग्नेट में तो ऐसा होता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर जाते हैं,
है ना, प्रतिकर्षण हो जाता है वहां पे, रिपल्सन हो जाता है। लेकिन इस केस में नहीं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। तुम अगर रोड पे चल रहे हो तो तुम किसी महापुरुष को खींच रहे हो, तुम्हें कोई महापुरुष खींच रहा है, कॉमन सामान्य बात है ना, है ना, कोई मजे लेने का नहीं इसमें, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। पर होता क्या है, तुम महा औरतों के पीछे तो खींचे चले जाते हो, लेकिन पुरुष की और आपके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है वो नहीं दिखता। है ना, समझ रहे हो ना मेरी भावना को? हाँ हाँ हाँ, हम लोग बहुत हल्के हैं, बहुत ये चीज ग्रहों में बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज में बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन में आती हैं। आकर्षण पहला क्या है, आकर्षण ही होगा हमेशा। दूसरा, ये बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया के रूप में उपस्थित होते हैं। देखो, ये बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया मतलब अगर मान लो ये इसको खींच रहा है तो ये F21 फोर्स लगाएगा, फिर साला ये भी तो इसको खींच रहा है तो कौन सा फोर्स लगा रहा है, F12। तो एक अगर क्रिया है यानी कि एक फोर्स मान लो एक्शन है, तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन। अब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो जाहिर सी बात है माइनस का साइन आएगा आगे। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक की दिशा इधर है तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के माइनस में होगा, क्योंकि दिशा अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर में सिखाया था ना मैंने, अरे यार इसकी डायरेक्शन इधर है, मान लो इसकी डायरेक्शन इधर है, अगर तुमने इसे प्लस में लिया है तो इसे किस में लेना होगा, माइनस में। ठीक है, तो ऐसे समझा करो, ऐसे समझा करो लाडले। अच्छा, ये F21 है, ये F12 है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम F12 को नेगेटिव में ले लो, घबराने वाली बात नहीं, एक ही बात है। को माइनस में ले लो, इसको प्लस में ले लो। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन है, न्यूटन का जो एक्शन रिएक्शन वाली बात है ना, वो है ये। भाई तू जितने फोर्स से मुझे खींचेगा मैं भी साले तेरे को उतने ही फोर्स से खींचूंगा। ठीक है, बस बस बस, आ जाओ आगे कांड करते हैं। ये बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया के हो गया। यह दोनों द्रव्यमानों के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अब होता है ना, चाहे इन्हें हवा में रखो, चाहे इन्हें वैक्यूम में रख लो, चाहे इन्हें पानी में डुबा लो, दोनों मासेस को, ठीक है, चाहे परलोक में ले जाओ, चाहे देवलोक में ले जाओ, चाहे धरती में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, किसी भी मीडियम में ले जाओ, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, इसमें जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण की वजह से, वो वही रहेगा जो है ऑलरेडी। चाहे किसी भी स्थिति में रख दो, किसी भी माध्यम में रख दो, स्थिति में नहीं माध्यम में। ठीक है, माध्यम क्या होता है, तेल में रख लो, पानी में रख लो, ब्रह्मांड में रख लो, पाताल में रख लो, ठीक है, ये माध्यम है सब, है ना। तो किसी भी माध्यम में रखो, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं रहती, जब भी तो उसका नाम दिया यूनिवर्सल कांस्टेंट, हर जगह सेम है, ना ही इन दोनों के बीच में फोर्स चेंज। हाँ, द्रव्यमान चेंज नहीं होना चाहिए। अगली लाइन क्या लिखी है, ये बल संरक्षी बल क्षेत्र है, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी क्षेत्र बल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे खुल के एकदम, अभी इसे यहीं लिखा रहने दो। ठीक है, वैसे मैंने कंजर्वेटिव फोर्स आपको पढ़ा दिए हैं,